नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो दिसंबर 2024 में आपके सीटेट के पेपर होने वाले हैं, उसमें एसएसटी के क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे। पहला क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों, विश्वासों, विचारों और लक्षणों को क्या कहते हैं? तो पहला है कस्टम्स, जातीय, यह है संस्कृति। संस्कृति आपकी कल्चर क्या है? जो संस्कृति है, जो कल्चर है, यही जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। हस्तांतरित होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या होते हैं? हस्तांतरित हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इसी को कहते हैं संस्कृति, कल्चर। जो आपका कल्चर है, जो सिखाया जाता है, वही है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों, विश्वासों, विचारों के लक्षणों को संस्कृति कहते हैं। यहां पर दिया हुआ है, इसे क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। संस्कृति लोगों के अपेक्षाकृत बड़े समूह द्वारा साइन ज्ञान प्रणाली है। यह संस्कृति लोगों को एक दूसरे को जीने का एक तरीका है। उस व्यवहार या स्थिति को पहचानिए जो पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करते हैं, दिखाते हैं, चित्रित करते हैं। पहला है अंग्रेजी बोलने वालों को व्यवहार में प्राथमिकता देना। यह क्या है? पूर्वाग्रह है। अच्छे लोग हैं इसलिए इसे प्राथमिकता देते हैं। केवल अपने धर्म के लोगों को मित्र बनाना, यह भी पूर्वाग्रह है कि हमारे धर्म के, हमारे जाति के लोग हमारे फ्रेंड बन रहे हैं, यह भी पूर्वाग्रह है। और अंग्रेजी वालों को प्राथमिकता देना, यह भी पूर्वाग्रह है। महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग किया जाना, यह पूर्वाग्रह नहीं है। महिलाओं का अलग कतार, पुरुषों का अलग अलग कतार है, तो यह पूर्वाग्रह में नहीं आता। केवल अपने धर्म के प्रति वालों को सम्मान करना, केवल अपने धर्म के लोगों को सम्मान करना, यह भी क्या है? पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह में नहीं आता। तो इसमें आएगा ए और बी। इसका आएगा ए और बी। ए और बी का मतलब को बी ऑप्शन सही मिलेगा। इसका ऑप्शन आएगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। यह मध्य अमेरिका मतलब होता है यह दक्षिण, हाँ, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, सही है। कोस्टारिका की सरकारों सेना पर खर्च करने की बजाय साफ, सुरक्षित और पानी सफा पोषण पर खर्च करने का निर्णय लिया, यह भी सही। इसी के कारण यहाँ के जो देश के लोग हैं स्वस्थ हैं। तो ए और आर दोनों सही होगा और आर ए की व्याख्या भी करेगा। तो इसका ए होगा। कोस्टारिका शहर मध्य अमेरिका में सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वहां पे आर्मी नहीं होती है। इस मध्य अमेरिका में सेना नहीं है, सेना नहीं है। और इस सेना का जो खर्च होता है वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे लगा देता है, इसलिए सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कोस्टारिका मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। यह उत्तर में निकारागुआ, दक्षिण पूर्व में पनामा और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। जो यह निकारागुआ दक्षिण में है, पूर्व में पनामा है और पश्चिम में प्रशांत महासागर से कोस्टारिका की राजधानी मैनबोन है। हाल ही में कोस्टारिका की सरकार ने सेना पर खर्च करने का स्थान और साफ, सुरक्षित पानी की सफाई और पोषण पर खर्च करने का निर्णय लिया। कोस्टारिका की अर्थव्यवस्था पर्यटन, कृषि और इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है। जो यहाँ की पर्यटन व्यवस्था है वह और इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही का मतलब आपको इन चारों में से तीन सही, एक सही होगा और तीन गलत होगा।
सरकार के पास कानून बनाने की ताकत तो है पर लागू करने की ताकत नहीं है। ये बात गलत है कि लागू करने का काम भारत सरकार की कौन करती है? कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका करती है। सरकार बनाने कानून बनाने का भी है और उसे लागू करने का भी पावर है। तो यहां पर देखो लिखा है नहीं, इसलिए ये गलत है। कानूनों के बिना सरकार का निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये बात सही है। कानून के बिना कोई भी डिसीजन अगर ले रही है गवर्नमेंट तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, ये बात गलत है। लोग जो है अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। प्रजातांत्रिक समाज में कुछ वयस्कों को चोट देने का अधिकार है, तो ये भी गलत है। इसका सबसे सुटेबल आंसर है बी। इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन है बी। एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए कानूनों के बिना सरकार का निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कथन सही है। एक प्रजातांत्रिक सरकार में विधि का शासन होता है। प्रजातांत्रिक सरकार के में भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? जो कामकाजी महिलाएं हैं मैक्सिमम जो है प्राथमिक क्षेत्र में है। मैक्सिमम जो है प्राथमिक क्षेत्र में है। और प्राथमिक क्षेत्र कहां आते हैं? कृषि आता है। भारत में सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं और सबसे प्राथमिक क्षेत्र ये आता है। ये तीनों जो है टर्सरी क्षेत्र में आता है। टर्सरी क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र में आता है। टर्सरी क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र में आता है। सर्विस सेवा क्षेत्र में है। तो इसलिए जो है कामकाजी महिलाएं कहां ज्यादातर लगी हैं? कृषि कार्य में लगी हुई हैं, कृषि के क्षेत्र में लगी हुई हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है न्यूनतम वेतन का कानून मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया है। नहीं का मतलब गलत है कि न्यूनतम वेतन जो है कानून मजदूरों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है, नहीं के लिए नहीं बनाया। एक मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी ही देनी है, यह भी गलत है। सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया है कि वेतन न देना गैर कानूनी है, ये बात सही है। तो इसका केवल ऑप्शन जो है सी सही होगा। और सी ऑप्शन कहाँ है? डी में है। तो ए गलत है, इसका बी गलत है, केवल सी गलत सही है। इसका ऑप्शन जो है केवल सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला। लोकतांत्रिक सरकार बनाता है। इट इज द डिसीजन ऑफ द क्रिएट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट द फंक्शन। यह कार्य का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। निर्वाचित सरकार गलत है। भारत के लोग, हाँ, संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला भी कहा गया है वी द पीपल, हम भारत के लोग। यानी भारत के लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करते हैं? गवर्नमेंट चलाते हैं। और निर्वाचित सरकार नहीं, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य नहीं, भारत के लोग। संविधान में कहा है जो सर्वोच्च है कौन है? भारत के लोग हैं। तो भारत के लोग को सर्वोच्चता दी गई है, इसलिए जो डिसीजन का काम करता है, निर्णय का काम करता है, वो भारत के लोग करते हैं। यानी भारत की संप्रभुता संसद है। क्वेश्चन नंबर अगला। पुरुष की तुलना में घर में और
घर के बाहर दोनों जगहों पर एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति के रूप में निर्देश करता है। पुरुष की तुलना, पुरुष का केवल क्या है, घर में काम नहीं है, बाहर है, कमाना है, जो पहले से कल्चर चली आ रही है। महिलाएं क्या करती हैं, घर में भी काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चे को देखती हैं, फैमिली को देखती हैं, फिर उधर सरकारी जॉब की करती हैं। तो ऐसे काम को क्या कहते हैं, दोहरा काम कहते हैं। महिलाओं के ऊपर जो काम आता है वो डबल बर्डन होता है, दोहरा काम होता है, और अधिभार नहीं होता, दोहरा काम, डबल ड्यूटीज नहीं होते, डबल बर्डन होता है। उनका कर्तव्य नहीं है, ये बोझ होता है, बर्डन है। तो इनको कहते हैं दोहरा बोझ। इसका ऑप्शन होगा ए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। नहीं का मतलब आपको इन चारों ऑप्शन में क्या बताना है, गलत बताना है। पहला है सामाजिक, आर्थिक, ये लीगल नहीं शब्द है, कानूनी शब्द नहीं है, और पॉलिटिकल। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी कानून शब्द नहीं है, कानूनी शब्द का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा सी ऑप्शन आएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कानूनी न्याय उल्लिखित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का वर्णन है। अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। अगर पारसी समुदाय से ऋषद अपनी आस्था के शिक्षण आधार पर एक शैक्षणिक संस्थान खोलता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उसे ऐसा करने के लिए सक्षम है, करने के लिए सक्षम है? पहला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आप फ्री है, स्वतंत्र है। समानता का अधिकार माने कानून के समक्ष सभी समान थे। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसी शिक्षा के अधिकार से शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। और स्वतंत्रता का अधिकार यह आर्टिकल 19 में है। इसके लिए कुछ फैक्ट भी देखते हैं। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो तो होगा सी। तो इसके लिए कुछ हम लोग फैक्ट भी देखते हैं, नहीं है तो इसमें जो है आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29 और 30 में संस्कृति का है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक का है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक है। तो इस तरह से आर्टिकल में ये प्रावधान किए गए हैं। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसको है? देखो, अगर पूछे कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो कानून बनाने का अधिकार संसद को है, संसद को है, संसद है। कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। लेकिन इस कानून की जो समीक्षा करती है, वो समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को है, न्यायपालिका को है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि संसद द्वारा जो कानून बनता है वो उसका समीक्षा करती है कि यह लोगों के भले के लिए है या कुछ विशेष लोगों के भले के लिए है। अगर सभी के भले के लिए है तो वो कानून को न्यायोचित मानती है, लेकिन कुछ वर्गों के भले के लिए है तो वो क्या करती है, उस कानून को रद्द कर देती है। तो ये जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन समीक्षा का अधिकार किसको है? जुडिशियरी को है, न्यायपालिका को है। विधायिका क्या करती है? विधि बनाती है। कार्यपालिका, विधायिका क्या करती है? विधि बनाती है। विधायिका जो है विधि बनाती है। कार्यपालिका बनाए गए विधि को लागू करती है। बनाए गए विधि को लागू करती है। बनाए गए विधि को लागू करती है। न्यायपालिका क्या करती है? समीक्षा करती है।
और मौलिक अधिकार का और मौलिक अधिकार की सुरक्षा करती है, मौलिक अधिकार की सिक्योरिटी करती है, सुरक्षा करती है, मौलिक अधिकार की सुरक्षा करती है आर्टिकल 32। संसद क्या करती है? संसद जो है कानून निर्माण करती है। कानून निर्माण का काम क्या है? संसद का है। इसलिए संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा न्यायपालिका करती है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा। संविधान की व्याख्या का अधिकार जो है न्यायपालिका के पास है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। भारत की न्याय व्यवस्था एकहरी है जिसमें सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को पुनर्वलोकन करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 133 में वर्णित है। जो पुनर्वलोकन का मतलब क्या होता है? जो डिसीजन कोर्ट ने दे दिया उसे रद्द करने का काम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को ही है। उससे बड़ी पीठ करती है, उससे छोटी पीठ संविधान को जो बना डिसीजन लिया है उसे नहीं कर सकती। थर्टी 39 में देखेंगे। 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति मुस्लिम समुदाय की स्थितियों का अध्ययन के लिए किया गया था। किसके लिए? सामाजिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, शैक्षणिक। 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया था जो पूर्व न्यायाधीश थे, सच्चर कमेटी। इनको यह सौंपा गया था कि जो मुस्लिम समुदाय के हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर अवलोकन किया जाए। इसमें राजनीतिक शब्द कहीं नहीं है। तो यहां पे है सामाजिक, आर्थिक है, सामाजिक है, ये राजनीतिक नहीं है, और शैक्षणिक है। तीन है, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक। और देखो यहां पे राजनीतिक है, गलत हो जाएगा। यहां पे राजनीतिक है, गलत हो जाएगा। यहां पे राजनीतिक है, गलत हो जाएगा। केवल इसका ऑप्शन और डी सही होगा। केवल इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को स्थापित किया है? एक बार कुछ झुग्गी वासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया। यह है उल्गा टेलिस। इसको हम कहते हैं उल्गा टेलिस। उल्गा टेलिस बनाम मुंबई राज्य। उल्गा टेनिस बनाम मुंबई राज्य। उल्गा टेलिस एक क्या है? पत्रकार है। उल्गा टेलिस क्या है? एक प्रकार के पत्रकार है। जब इन झुग्गियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया तो एक पत्रकार के रूप में उल्गा टेनिस ने मुंबई हाई कोर्ट में एक वाद दायर किया जिसमें यह कहा गया कि इसके जीवन का, आजीविका का अधिकार मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। इसमें आजीविका का अधिकार, इसमें आजीविका का अधिकार मौलिक अधिकार से जोड़ा गया। मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21 से जोड़ा गया। मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है, बाकी जो है सभी गलत है। हाकिम शेख का जो केस है ये पश्चिम बंगाल का केस है, वेस्ट बंगाल का केस है। ये पश्चिम बंगाल का केस है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि एक हाकिम शेख ट्रेन से जा रहे थे और उन्होंने किसी तरह से पैर में चोट लग गई ट्रेन से,
और स्थानीय हॉस्पिटल ने उन्हें प्राथमिक उपचार से मना कर दिया गया। तो इसमें आया कि स्वास्थ्य जो है प्राथमिक अधिकार है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित है और ये दलित भेदभाव के इन्होंने जूठन नामक पुस्तक लिखी है। इन्होंने पुस्तक जो लिखी है, जूठन नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें अपनी जो है आत्मकथा है, जिसमें अपने जीवन के बारे में बताया है। संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। कॉमन एरा शब्द का प्रयोग स्थान करें। ए डी, एनो डोमेन। देखो जो समय हम लोग देखते हैं इतिहास में, वो समय जो है तीन तरह से देखते हैं। समय का इतिहास जो है, जो देखते हैं हम तीन भागों में बांटे गए। पहला जो है ईसा मसीह के जन्म से। दूसरा जो है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। और एक और आगे गया है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के बाद, तीन भागों में बांटा गया है। इसे हम बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। इसे एडी कहते हैं, एनो डोमेन, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो इस तरह से जो इस शब्द कॉमन एरा के स्थान पर कौन सा होता है? एनो डोमेन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। सामाजिक विज्ञान की अंतर विषयक उपागम के संबंध में निम्नलिखित कथन है। यहां से आपकी पेडागोगी शुरू होती है। यहां से आपके पेडागोगी शुरू होती है एसएसटी की। यहां से एसएसटी की पेडागोगी देखने को मिलेगा। और आइए देखते हैं हम लोग। सभी थीम की अंतर विषयिक तरीके से परिचर्चा होनी चाहिए। सभी विषय, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कुछ हो, ये बात गलत है। योग्य बनाने वाली पाठ्यचर्या के लिए अंतर विषयिक चिंतन आवश्यक है। देखो जहां पर पाठ्यचर्या आएगा, सिलेबस आएगा, करिकुलम आएगा, ये क्या होगा? गलत होगा। तो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत है। सी देखें, विषयों की परिधियों को खोलने की आवश्यकता है तथा प्रदत्त परिघटनाओं को समझने के लिए उपयोग में बहुलता का प्रयोग किया जाना चाहिए। सी सही है। वह विषय जो सामाजिक विज्ञान बनाते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान आदि विशिष्ट विधि तंत्र है, सिस्टम है, सही है। इसका सी और डी सही होगा। और सी और डी यहां पे है, ठीक है। यहां पे सी और डी सही है। यहां पे सी और डी सही है, ठीक है। यहां पे जो सही है सी और डी सही है। बल्कि यहां पे जो ऑप्शन आपको मिलेगा सी और डी सही मिलेगा। सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में कहानी कहने की विधि किस स्तर की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? सामाजिक विज्ञान के विषय में के शिक्षण में कहानी कहां तक उपयोगी? बुनियादी स्तर यानी फाउंडरल लेवल, प्रीपरेटरी, माध्यमिक, इसका ये होगा हर एक स्तर पर उपयोग हो सकती है। कहानी किस्से जो है कहाँ होगा? हर एक स्तर पर हो सकती है,
प्रत्येक स्तर पर होती है। ये भी इसी में आएगा, ये भी इसी में आएगा, ये भी इसी में, तीनों इसी में आ जाएंगे। इसलिए सबसे सुटेबल क्या मारना है, डी मारना है, हर स्तर पर सही होगा। 44 सामाजिक विज्ञान में कुछ शब्दावलियों अथवा संकल्पनाओं के संबंध में असहजता की स्थिति में एक शिक्षक को क्या अपेक्षित है। उसे ऐसे विषयों को कक्षा में नहीं लाना चाहिए, गलत है, आना चाहिए। उसे ऐसे विषयों के शिक्षण से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, गलत है। सभी के गौरव का सम्मान करना चाहिए, सभी का सम्मान करते हुए उसे संवेदनशील के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका बात सही है, और डी भी गलत। सभी जो बच्चे हैं, लोकतांत्रिक हमारा क्लास है। लोकतांत्रिक क्लास का मतलब यह होता है कि बच्चे जो है अपनी बात को आसानी से टीचर के सामने या लोगों के सामने रख सके, यही लोकतांत्रिक है। तो इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर आपके 44 तक थे जो आप लोगों ने देखा, और इसी तरह आपको और प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग। चलते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।